नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 ट्यूटोरियल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका किताब जो है महेश बनवल का है। समरी किताब है इतिहास का, हिस्ट्री का। इस किताब से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे और आज हम आपका चैप्टर नंबर पढ़ेंगे 47 राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 47 राष्ट्रीय आंदोलन होगा और हम लोग इसको जो लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 47 पार्ट में पहला वीडियो आएगा। देखिए आपके सामने चैप्टर नंबर 47 अध्याय 47 आ गया, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना, जो कि आपका 1923 से लेके 1939 तक जो भी आपके राष्ट्रीय आंदोलन हुए, नेशनल मूवमेंट जो भी हुए, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्वराज पार्टी सबसे पहले पढ़ेंगे, स्वराज पार्टी के बारे में। स्वराज पार्टी तो असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस द्वारा विधान परिषदों के बहिष्कार का निर्णय लिया गया था, परंतु इस विषय में कांग्रेस में दो मत थे। चितरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक वर्ग का मत था कि कांग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए। वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी और राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व वाले वर्ग इस प्रस्ताव का विरोधी था और ये लोग चाहते थे कि कांग्रेस चुनाव में भाग न लेकर रचनात्मक कार्यों में लगी रही। ठीक है, 1922 में 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन गया में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष चितरंजन दास थे। इस अधिवेशन ने परिषदों में न जाने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस प्रस्ताव के समर्थक ने 1923 में अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में आयोजित विशेष अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज्यों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। स्वराज्यों ने केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में 101 सीटों में से 42 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। ब्रिटिश शासकों द्वारा प्रस्तुत उनकी नीतियों और प्रस्तावों के लिए परिषदों की सहमति प्राप्त करना लगभग असंभव बना दिया। ठीक है, सरकार ने 1928 में विधान परिषद में एक ऐसा विधेयक प्रस्तुत किया जिसके अंतर्गत वह भारत की आज़ादी के संघर्ष को समर्थन देने वाले किसी भी गैर भारतीय को जो है देश से निकाल सकते थे। ठीक है, परंतु यह विधेयक पारित नहीं हुआ। सरकार ने पुनः इस विधेयक को पब्लिक सेफ्टी बिल पेश करने का प्रयास किया, तो विधान परिषद के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल ने इस विधेयक को पेश करने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, परिषदों में होने वाली चर्चा में भारतीय सदस्य अक्सर सरकार को पछाड़ देते थे और उसकी निंदा करते थे। ठीक है, फरवरी 1924 में गांधी जी जेल से रिहा हुए और रचनात्मक कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया, जिस कांग्रेस के दोनों गुटों ने स्वीकार किया था। ठीक है, रचनात्मक कार्यक्रम। तो रचनात्मक कार्यक्रम में के सबसे प्रमुख घटक थे खादी का प्रचार करना, हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना और अस्पृश्यता को दूर करना। ठीक है, किसी भी कांग्रेस कमेटी के सदस्य के लिए यह अनिवार्य हो गया कि वह हाथों से काते और बुने गए खादी का प्रयोग करे तथा प्रति माह 2000 गज सूत काटे। गांधी जी ने अखिल भारतीय खादी संगठन की स्थापना की तथा देश भर में खादी भंडार खोले गए। गांधी जी खादी को गरीबों की दरिद्रता से मुक्ति देने वाला, देश के आर्थिक उत्थान का साधन मानते थे। इसने आज़ादी के संघर्ष के संदेश को देश के प्रत्येक हिस्से में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में विश्व पहुंचाने में योगदान दिया। चरखा आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक बन गया था। ठीक है, किसानों और मजदूरों का आंदोलन। तो आज़ादी के प्रथम वास्तविक जन आंदोलन असहयोग आंदोलन में किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया था। देश के विभिन्न भागों में किसान सभाएं हुई और उन्होंने जमींदारों तथा ब्रिटिश अधिकारियों के दमन के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। किसानों को संगठित करने वाले कुछ नेता बाबा रामचंद्र, विजय सिंह पाठक, सहजानंद सरस्वती और एन.जी. रंगा थे। ठीक है, अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र के किसानों तथा आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व किया था। किसान आंदोलन दो पक्ष थे, तब दोनों का आज़ादी के राष्ट्रीय संघर्ष से संबंध था। एक पक्ष था किसानों का आज़ादी के संघर्ष में शामिल होना, जबकि दूसरा पक्ष किसानों की शिकायतों से संबंधित था, जैसे जमींदारों, सरकार और तथा महाजनों द्वारा किसानों का शोषण करना। बारडोली सत्याग्रह। तो आपका बारडोली सत्याग्रह 1928 में हुआ। तो गुजरात में स्थित बारडोली के किसानों सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सत्याग्रह किया। ठीक है, बाद में बारडोली सत्याग्रह की सफलता के बाद 30% लगान बढ़ोतरी को गलत बताते हुए इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद बारडोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। औद्योगिक मजदूर भारतीय समाज में एक नए वर्ग के रूप में उभरे थे और 1918 में स्थापित मद्रास लेबर यूनियन आरंभिक दौर का एक प्रमुख मजदूर संगठन था। बीपी वाडिया और
कल्याण सुंदरम चक्कराई चेटियार इसके प्रमुख नेता थे। ठीक है। भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के अग्रणी नेता नारायण मल्हर जोशी थे, जिन्होंने मजदूरों के पहले अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संगठन की स्थापना बंबई में 1920 में हुई थी और इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और चित्तरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे दिग्गज नेता ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत के समाजवादी आंदोलन के नेताओं ने मजदूरों और किसानों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 11 अप्रैल 1936 को प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था और जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती तथा महासचिव एन.जी. रंगा को बनाया गया था। समाजवादी विचारों का प्रचार कैसे हुआ? तो समाजवादी विचारों एवं उन पर आधारित आंदोलन का लक्ष्य पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा निर्मित असमानताओं को समाप्त करना था। समाजवादी आंदोलन अपने दृष्टिकोण में अंतर्राष्ट्रवादी थे, अर्थात वे सभी देशों के आम लोगों को और मजदूरों को भाई भाई मानते थे तथा एक देश बाद दूसरे पर शासन करने के विरोधी थे। उन्होंने दुनिया के सभी भागों में सामाजिक व आर्थिक समानता स्थापित करने में प्रयत्नशील आंदोलनों और साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति पाने के लिए किए जा रहे संघर्षों का समर्थन दिया। रूसी क्रांति ने रूस के सम्राट जार के निरंकुश शासन को खत्म करके सोवियत संघ में समाजवाद के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया था। रूसी क्रांति ने घोषणा की कि प्रत्येक देश को अपना लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार है और रूसी क्रांति ने आजादी के लिए संघर्ष कर रहे सभी लोगों को अपना समर्थन दिया था। ठीक है। भारत के बाहर रह रहे क्रांतिकारी मानवेंद्र नाथ राय ने कई देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा स्थापित कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में कई वर्षों तक सक्रिय रूप से भाग लिया था। समाजवादी विचारों रूसी क्रांति से प्रभावित होकर भारत में समाजवादी विचारों का प्रचार करने के उद्देश्य से कई समाजवादी तथा कम्युनिस्ट संगठनों का स्थापना हुआ था। ठीक है। इस संगठनों के अधिकांश नेताओं ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। इन समूहों के कुछ नेता श्रीपाद अमृत डांगे, एम सिंगार वेलु, शौकत उस्मानी और मुजफ्फर अहमद थे। इनमें से कुछ समूह एक दूसरे के नजदीक आए और उन्होंने 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। मजदूरों और किसानों को संगठित करने में कम्युनिस्टों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। समाजवादी विचारों रूसी क्रांति का देश के युवाओं तथा राष्ट्रीय आंदोलन के युवा नेताओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। भारत में समाजवादी विचारों को लोकप्रिय बनाने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू के प्रभाव में 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है। और जिसने कांग्रेस के साथ जुड़कर काम किया था। इसने किसानों एवं मजदूरों को संगठित करने में तथा आजादी के संघर्ष के सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों से कांग्रेस की नीतियों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। नेक्स्ट आपका है क्रांतिकारी आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन को वापस लेने में से जो निराशा फैली तो उससे 1920 के दशक में क्रांतिकारी गतिविधियां पुनः आरंभ हुई। सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद आदि ने मिलकर सन 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक संगठन स्थापित किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन को खत्म करने के लिए सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व करना था। ठीक है। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ। एचआरए द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजानों को लूट लिया गया। यह घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर उन पर काकोरी षड्यंत्र के कांड के तहत मुकदमा चलाया गया। 17 लोगों की लंबी सजाएं, 4 को जीवन कारावास तथा 4 क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, अशफाक उल्ला खान तथा राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः गोरखपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद व गोंडा में फांसी दे दी गई। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। तो काकोरी कांड के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का अस्तित्व समाप्त हो गया। अतः इस संगठन को पुनः संगठित करने के लिए चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बैठक की थी। ठीक है। बैठक में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA कर दिया गया। इस संगठन का उद्देश्य भारत में समाजवादी गणतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था और इस संगठन के सक्रिय सदस्यों में भगवती चरण बोहरा, विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, भगत सिंह, जयदेव कपूर एवं सुखदेव आदि प्रमुख थे। सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 को की गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का उद्देश्य
लाहौर के पुलिस अधीक्षक एस्कॉट की हत्या करना था जेम्स एस्कॉट ने। तो जेम्स एस्कॉट ने 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन विरोधी अभियान के दौरान लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करवाकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था। 17 दिसंबर 1928 में लाहौर रेलवे स्टेशन पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु ने स्क्वाड के भ्रम में सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बमकांड। तो सबसे नाटकीय घटना 8 अप्रैल 1929 में केंद्रीय विधानसभा में घटित हुई, जब सभा में सार्वजनिक रक्षा विधेयक, पब्लिक सेफ्टी बिल तथा व्यापार विवाद जो है आपका व्यापार विवाद विधेयक, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पे बात चल रही थी। तब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में 2 बम और कुछ पर्चे फेंके। पर्चे में लिखा हुआ था, बाहरों को सुनने के लिए बमों की आवश्यकता है। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने भागने की कोशिश नहीं की, वे वहीं पर खड़े और इनकलाब जिंदाबाद के नारा लगाते रहे। जेल में अपने साथ बुरा बर्ताव किए जाने के विरोध में उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल के 64वें दिन एक क्रांतिकारी जतिन दास की मृत्यु हो गई। मुकदमे के दौरान क्रांतिकारियों ने बड़े साहस का परिचय दिया और वे आख्यान पुरुष बन गए। नेक्स्ट आपका लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र मुकदमा 1929। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की गिरफ्तारी के कारण अनेक एक से सारे क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए और उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड के संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया। लाहौर षड्यंत्र कांड में अधिकांश क्रांतिकारियों को दोषी पाया गया। उनमें से 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। ठीक है। फांसी के समाचार से भारतीय जनता का बड़ा आघात लगा। संपूर्ण देश में हड़ताल हुई और जुलूस निकाले गए तथा शोक सभाएं हुई। ठीक है। चंद्रशेखर आजाद पुनः भाग निकलने में सफल हुए, किंतु बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। नेक्स्ट आपका है चटगांव आर्मरी रोड। तो चटगांव आर्मरी रेड क्या हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो बंगाल के नए क्रांतिकारी संगठनों में सूर्य सेन द्वारा स्थापित इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन इंडियन रिपब्लिक एसोसिएशन IRA का विशिष्ट स्थान है। सूर्य सेन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था और आगे चलकर वह राष्ट्रीय स्कूल के शिक्षक बन गए और इसलिए वह सामान्यतः मास्टर डाक के नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्वी बंगाल के चटगांव नामक बंदरगाह पर सूर्य सेन के नेतृत्व में वहां के युवक और युवतियों ने विद्रोह किया। सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन IRA की ओर से एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें चटगांव, मेमन सिंह, बारिसाल के शस्त्रागारों पर एक ही समय में हमला करने की योजना थी। इन क्रांतिकारियों ने पुलिस शस्त्रागार, सहायक टुकड़ी पर अधिकार करने, टेलीफोन एक्सचेंज और तार घरों को नष्ट करने के लिए जो है 4 जत्थे भेजे थे। 65 युवक और युवतियां ने ब्रिटेन के भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार पर 18 अप्रैल 1930 को हमला कर दिया था। ठीक है। पंजाब में हरिकिशन ने पंजाब के गवर्नर की हत्या की कोशिश की। वंदे मातरम व इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच तिरंगा फहराया गया और कार्यवाहक क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा की, जिसके राष्ट्रपति सूर्य सेन थे। यह घटना चटगांव आर्मरी रेड के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है। दिसंबर 1930 में 3 जवानों विनय बोस, बादल गुप्ता और दिनेश गुप्ता ने कलकत्ता की राइटर्स बिल्डिंग में प्रवेश करके कारगर महानिरीक्षक की हत्या कर दी। आर्मरी रेड मुकदमों के फलस्वरूप कई क्रांतिकारियों को अंडमान में आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ठीक है। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाली 2 तरुण लड़कियां प्रीतिलता वाडकर और कल्पना दत्त अंग्रेजों के हाथ न पड़ने इसलिए प्रीतिलता ने जहर खा लिया और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। ठीक है। 1920 के दशक के आरंभ में क्रांतिकारी गतिविधियां पुनः शुरू हुई, जो अगले कुछ वर्षों तक देश के विभिन्न भागों में जारी रही। इस बीच क्रांतिकारी यह अनुभव करने लगे कि हिंसात्मक घटनाओं से कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं होगा। समय के साथ अधिकांश क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुए। भगत सिंह और उनके मित्रों ने देश में समाजवादी क्रांति लाने के लिए किसानों और मजदूरों को संगठित करने पर जोर दिया था। राष्ट्रीय आंदोलन के अधिकांश नेता क्रांतिकारियों के तरीकों के विरोधी थे तथा अधिकांश लोगों ने संघर्ष का अहिंसात्मक तरीका अपनाया। जब जन संघर्ष शिथिल पड़ गया था, तो तब क्रांतिकारियों की गतिविधियों में देश में लड़ाकू वातावरण पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नए नेताओं का उदय। तो 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में युवा नेताओं के एक नए समूह का उदय हुआ, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन तरुण नेताओं ने जनता को संगठित करने पर जोर दिया और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के उद्देश्यों को स्पष्ट करने में योगदान दिया। नए नेताओं ने इस बात पर बल दिया कि सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है और राष्ट्रीय आंदोलन को आम जनता की आकांक्षाओं के साथ जोड़ने पर ही यह सफल हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की दरिद्रता
और पिछड़ेपन को दूर करने के आज़ादी प्राप्त करना आवश्यक है। उनके अनुसार राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य भारतीय समाज की पुनर्संरचना करना, दरिद्रता व पिछड़ेपन को समाप्त करना एवं समानता तथा न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करना था। इस नए नेताओं ने देश के जवानों को अधिक प्रभावित किया था। राष्ट्रीय आंदोलन के तरुण नेताओं का समाजवादी विचारों तथा रूसी क्रांति का गहरा प्रभाव था। ठीक है, सोवियत संघ की समाजवादी विरोधी विदेश नीति ने और रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ के एशियाई भागों की प्रगति ने उन्हें अधिक प्रभावित किया था। नई पीढ़ी के नेताओं में सबसे प्रमुख जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू के बेटे थे और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस के प्रमुख नेता थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1889 में हुआ था और उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा प्राप्त की थी। भारत लौटने पर वे गांधी जी के संपर्क में आए और जवाहरलाल नेहरू गांधी जी से प्रभावित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हो गए। उनकी दृष्टि से जनता की स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष आवश्यक था। वे पहले ऐसे राष्ट्रीय नेता थे जिन्हें भारतीय राजाओं द्वारा शासित राज्यों की जनता के कष्टों को महसूस किया था। जवाहरलाल नेहरू ने राजाओं द्वारा शासित राज्यों में आरंभ हुए जनता के संघर्ष को आजादी के राष्ट्रीय आंदोलन को अंग बनाने में मदद की। गांधी जी के बाद जवाहरलाल नेहरू भारतीय जनता के आजादी के संघर्ष के सबसे बड़े नेता बन गए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में 1897 में हुआ था और उनके पिता वकील थे और उन्हें राय बहादुर की पदवी दी गई थी, जो उन्होंने बाद में लौटा दी थी। सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करने इंग्लैंड चले गए। 1920 में सुभाष चंद्र बोस इंडियन सिविल सर्विस में चुने गए और उन्होंने सफल विद्यार्थियों में चौथा स्थान प्राप्त किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 का सुभाष चंद्र बोस को गहरा आघात पहुंचा था। अप्रैल 1921 में वे भारत लौटे आए और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने असहयोग आंदोलन सन 1920-22 में भाग लिया और इस दौरान वे चित्तरंजन दास के संपर्क में आए। वे राष्ट्रीय आंदोलन में एक बहुत बड़े नेता थे जो नेताजी के नाम से लोकप्रिय हुए। 1924 में उन पर क्रांतिकारियों की मदद करने का आरोप लगाया गया और 3 साल जेल में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आंदोलन की एक नई विचारधारा के नेता थे। वे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संघर्ष को अधिक तीव्र बनाना चाहते थे। वे कांग्रेस के स्वराज के उद्देश्य से संतुष्ट नहीं थे। स्वराज का अर्थ साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है, अंततः वह पूर्ण आजादी नहीं दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय आंदोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना होना चाहिए और आम जनता के सक्रिय सहयोग से ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, साइमन कमीशन। तो आपका साइमन कमीशन ब्रिटिश सरकार ने 1919 के इंडिया एक्ट के कामकाज की जांच करने के लिए एक कमीशन आयोग की नियुक्ति की। उस कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे, इसलिए वह साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। उनमें से एक भी भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता है और कमीशन की नियुक्ति के सारे देश में विरोध की लहर दौड़ पड़ी। 1927 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। मुस्लिम लीग ने भी कमीशन का बहिष्कार करने का फैसला किया था। ठीक है, इस कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसी कारण से इस कमीशन को व्हाइट कमीशन कहा गया है। ठीक है, कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। उस दिन देश के लगभग सभी भागों में हड़ताल हुई और उसी दिन दोपहर को कमीशन के बहिष्कार की घोषणा करने के लिए सारे देश में सभाएं आयोजित की गई। ठीक है, कमीशन जिस स्थान पर भी गया वहां उससे विरुद्ध तीव्र प्रदर्शन हुए और हड़तालें भी हुई। लखनऊ में अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ हड़तालें भी हुई और लखनऊ में अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत को भी पुलिस की बर्बरता झेलनी पड़ी। डॉक्टर एम ए अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव पास करके घोषणा की गई थी कि भारतीय जनता का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। यह प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और एस सूर्यमती ने इसका अनुमोदन किया था। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग को तेज करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग नामक एक संगठन की स्थापना 1942 में की गई थी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और अयंगर सत्यमूर्ति और शरद चंद्र बोस जैसे कई नेता इस लीग का नेतृत्व कर रहे थे। दिसंबर 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ और इस अधिवेशन में कई नेताओं ने पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने के लिए कांग्रेस पर जोर डाला था। ठीक है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग। तो दिसंबर 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। गांधी जी द्वारा 31 दिसंबर 1929 को एक प्रस्ताव पेश किया गया और जिसमें घोषणा की गई कि कांग्रेस के संविधान की धारा 1
में स्वराज शब्द का अर्थ होगा पूर्ण स्वाधीनता। कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ठीक है, 26 जनवरी 1930 का दिन संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, जिसे भारतीय जनता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। 26 जनवरी के विशिष्ट महत्व के कारण ही इसे संविधान लागू करने के दिन के रूप में चुना गया। यह प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो 1930 में स्वाधीनता दिवस मनाने के बाद गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 आरंभ हुआ, और यह आंदोलन गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से आरंभ हुआ था। ठीक है, 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अहमदाबाद के अपने साबरमती आश्रम के 28 सदस्यों के साथ दांडी और पैदल यात्रा शुरू कर दी थी। ठीक है, दांडी अहमदाबाद के करीब 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिम समुद्र तट पर स्थित है। गांधी जी और उनके साथी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और समुद्र के पानी के वाष्पीकरण के बाद बने नमक को उठाकर गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ा। नमक के उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था, इसलिए किसी के लिए भी नमक बनाना गैर कानूनी था। नमक कानून को तोड़ने के बाद संपूर्ण देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तमिलनाडु में चक्रवर्ती गोपालाचारी ने दांडी यात्रा की तरह तथा तिरुचिरापल्ली से जो वेद नारायण तक यात्रा की थी। ठीक है, धड़ासना गुजरात में सरोजिनी नायडू जो एक प्रसिद्ध कवयित्री और कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ने नमक के सरकारी भंडार ग्रहों तथा अहिंसात्मक सत्याग्रहियों की यात्रा का नेतृत्व किया था। देश भर में प्रदर्शन हुए, हड़ताल हुई, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। बाद में लोगों ने कर देने से मना कर दिया। सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, कांग्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आंदोलन शुरू होने के बाद 1 वर्ष बाद के भीतर करीब 90,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में इस आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया। वे सीमांत गांधी के नाम से प्रसिद्ध हुए। साइमन कमीशन के द्वारा सुझाए गए सुधारों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1930 में लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। कांग्रेस ने उस सम्मेलन का बहिष्कार किया, परंतु भारतीय राजाओं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और कुछ अन्य संगठनों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए। वायसराय इरविन ने 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए कांग्रेस को सहमत करने का प्रयास किया, और गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौता हुआ। ठीक है, जिसके अंतर्गत सरकार ने उन सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करना स्वीकार कर लिया जिनके खिलाफ हिंसा के आरोप नहीं थे। कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना स्वीकार किया। वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मार्च 1931 में कराची में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में समझौते को मान लिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने का निर्णय लिया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए गांधी जी को कांग्रेस का प्रतिनिधि चुना गया, और यह सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला। ठीक है, कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति के बारे में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकार किया गया। प्रस्ताव में उन मौलिक अधिकारों की बात कही गई थी जिन्हें जाति और धर्म के भेदभाव के बिना जनता को प्रदान करने का वादा किया गया था। प्रस्ताव में कुछ उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, भारतीय उद्योगों के विकास एवं मजदूरों एवं किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकार किया गया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि गांधी जी थे। गांधी जी के अतिरिक्त अन्य भारतीयों ने भी सम्मेलन में भाग लिया। उनमें भारतीय राजा, हिंदू, मुस्लिम और सिख संप्रदायों के नेता शामिल थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। गांधी जी के भारत लौटने के बाद 28 दिसंबर 1931 को सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ कर दिया गया, जिसके कारण गांधी जी और उसके दूसरे नेता गिरफ्तार हुए। लगभग 1 साल में 1,20,000 लोगों का जेल में बंद कर दिया गया। आंदोलन को मई 1934 में वापस ले लिया गया था। ठीक है, देशी रियासतों के विरुद्ध आंदोलन। तो भारत में अंग्रेजों द्वारा शासित प्रदेशों, ब्रिटिश भारत के अतिरिक्त भारतीय नवाबों राजाओं द्वारा शासित रियासतें भी थी। ये रियासतें पूर्णतः स्वतंत्र नहीं थी, और अंग्रेजों ने अपने शासन को मजबूत करने के इन रियासतों को बनाए रखा था। इन रियासतों की संख्या करीब 562 थी, और इनमें भारतीय करीब 20% आबादी बसी हुई थी। इनमें जम्मू व कश्मीर, मैसूर, हैदराबाद जैसे कुछ राज्य तत्कालीन यूरोप के कुछ राज्यों से भी बड़े थे। अधिकांश रियासतों में देश की जनता की दशा से निम्नतर थी। अधिकतर राजा अपनी रियासतों को अपनी निजी संपत्ति समझते थे, और ये राजा विलासिता का जीवन व्यतीत करते थे। शिक्षा के प्रसार, गरीबी दूर करने और जनता का जीवन स्तर सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया था। अनेक रियासतों में अभी भी कई अमानवीय प्रथाएं जारी थी, जैसे बेगारी की प्रथा, यानी बिना मजदूरी दिए लोगों से काम करवाना। ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय हुआ तो रियासतों के लोगों में जागरूकता आने लगी। वे जनतांत्रिक अधिकारों और जनतांत्रिक सरकार की मांग करने लगे। ठीक है,
लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए इन राज्यों में प्रजामंडल जैसे संगठन स्थापित किए गए। आरंभिक संगठन प्रजा वर्मा आदि के नेतृत्व में राजस्थान की रियासतों में स्थापित हुआ। रियासतों की जनता की ये सभी संगठन ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस में एकीकृत हुए। बलवंत राय मेहता जिन्होंने भावनगर गुजरात में प्रजामंडल की स्थापना की थी, इस नए संगठन के सचिव बने। इस संगठन ने मांग की कि भारतीय रियासतों को भारतीय राष्ट्र को अंग माना जाना चाहिए। और 20वीं शताब्दी के चौथे दशक में भारतीय रियासतों की जनता का आंदोलन अत्यधिक शक्तिशाली बना। इस आंदोलन के कुछ प्रमुख नेता थे राजस्थान में जयनारायण व्यास तथा जमनालाल बजाज, उड़ीसा में सरंगधार दास, त्रावणकोर में एन्नी मस्करेने तथा पद्मावथानु पिल्लई, जम्मू कश्मीर में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला तथा हैदराबाद में स्वामी रामानंद तीर्थ थे। ठीक है। राजा महाराजाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को कुचलने में भी अंग्रेजों की मदद की। ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी के आंदोलन को कमजोर करने के लिए भारतीय रियासतों का इस्तेमाल किया। जब देश आज़ादी प्राप्त करने की स्थिति में पहुंचा तो कई राजा महाराजाओं ने दावा किया कि उनकी रियासत स्वतंत्र है और उन्हें स्वतंत्र रहने का अधिकार है। कांग्रेस ने कई वर्षों तक रियासतों के मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति अपनाई थी। सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में 1938 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में घोषणा की गई थी पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रियासतों सहित संपूर्ण देश के लिए है। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को जो कई वर्षों से रियासतों की जनता के संघर्ष को सहयोग दे रहे थे, 1939 में ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। ब्रिटिश सरकार ने अपना शासन कायम रखने के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए भारतीय जनता में फूट डालने के प्रयास किए और उनकी एक चाल सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन देना भी था। सांप्रदायिकता से प्रेरित होकर मुस्लिम लीग 1906 तथा हिंदू महासभा 1915 की स्थापना हुई थी। सांप्रदायिकता का जहर 1920 के बाद तेजी से फैलने लगा और हिंदू और मुसलमानों में धर्म परिवर्तन के आंदोलन शुरू हुए। उन्होंने विभिन्न जातियों में अक्सर तनाव पैदा किया था। ठीक है। 1920 के दशक में धर्म के नाम पर दंगे हुए और अनेक बेकसूर लोग मारे गए। 1924 में गांधी जी ने 21 दिन का अनशन करके जो है शांति स्थापित करने का प्रयास किया था। ठीक है। 1931 में कानपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए और राष्ट्रीय आंदोलन में के एक प्रमुख नेता गणेश शंकर विद्यार्थी शांति स्थापित करने के लिए दंगाग्रस्त क्षेत्रों में गए, परंतु उन दंगों के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वे शहीद हो गए थे। ठीक है। 1916 में से कुछ वर्ष तक मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर काम किया था और मुस्लिम लीग ने अपने अधिवेशन उसी स्थान और उसी समय करने के शुरू किए जहाँ कांग्रेस का अधिवेशन होते थे। 1924 में यह प्रथा बंद हो गई और उसी समय हिंदू महासभा भी सक्रिय हो गई और सिखों के बीच में सांप्रदायिक मांग करने लगे। ठीक है। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन की जो प्रथा पहले आरंभ की गई थी उसे 1932 में सिखों पर भी लागू कर दिया गया। जिस दौर में आज़ादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए हजारों लोग जेल में पहुंच गए थे, उस समय सांप्रदायिक संगठन अलग रहे और कभी कभी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग किया था। ठीक है। साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन के समय सांप्रदायिक दलों के कुछ नेताओं ने साइमन कमीशन का स्वागत किया था। ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन ने सभी भारतीयों को समानता के आधार पर भारतीय समाज के पुनर्निर्माण पर जोर दिया, परंतु सांप्रदायिक दल सामाजिक सुधार के विरुद्ध थे। उनके मतानुसार सभी भारतीयों के हित समान नहीं थे। ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना को जो 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में एक राष्ट्रवादी नेता थे, बाद में मुस्लिम लीग के सबसे प्रमुख नेता बन गए और ज़्यादातर मुसलमानों के पृथक राज्य की मांग का विरोध किया था। आज़ादी के संघर्ष में दूसरे समुदाय के लोग की तरह मुसलमानों ने भी भाग लिया था तथा ब्रिटिश सरकार के दमन को उन्होंने भी झेला था। अशफाक उल्ला खान पहले मुस्लिम नेता थे जिन्हें स्वतंत्रता संघर्ष के लिए तुरंत फांसी दी गई थी। ठीक है। कांग्रेस मुस्लिमों की अधिक संख्या थी। किसानों और मजदूरों के संगठन ने समान सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लक्ष्यों के लिए सभी समुदायों के लोगों को एकजुट किया था। राष्ट्रीय आंदोलन में अनेक महान नेता मुस्लिम थे और मुसलमानों के अधिकांश धार्मिक नेता मुस्लिम लीग और पृथक राज्य की मांग के लिए विरोधी थे। उन्होंने पहचाना कि मुसलमानों का भविष्य अन्य भारतीयों के साथ जुड़ा हुआ तथा तात्कालिक समस्या विदेशी शासन को समाप्त करना है। मुसलमानों, हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और दूसरे धर्म के लोगों के सामने एक समान समस्या थी गरीबी, पिछड़ेपन और असमानता की समस्याएं। 1930 के दशक के अंत तक मुस्लिम लीग और हिंदुओं के सांप्रदायिक संगठनों का कोई खास प्रभाव नहीं था। दलित वर्गों का आंदोलन तो सुधार आंदोलनों का एक प्रमुख उद्देश्य हिंदुओं के मध्य तथाकथित निम्न जातियों का उद्धार करना था और इन आंदोलनों ने तथाकथित निम्न जातियों के उत्पीड़न के प्रति लोगों को जागरूक करने में और विशेषकर अस्पृश्य की शर्मनाक प्रथा के खिलाफ एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है।
अछूत जातियों के लोग तो अछूत जातियों के लोगों के मंदिर प्रवेश के लिए महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु में कई जो है आपका अभियान आयोजित किए गए। पेरियार के नाम से लोकप्रिय ईबी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया और दलित वर्गों के आंदोलन के प्रमुख नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। दलित वर्गों के उद्धार और उत्थान के लिए उन्होंने कई ग्रंथ लिखे, पत्र पत्रिकाएं निकाली तथा संस्थाएं स्थापित की। उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और दलित वर्गों के हितों की मांग उठाई। गांधी जी ने अस्पृश्यता की कुप्रथा को समाप्त करने के लिए काम को बड़ा महत्व दिया था और उन्होंने अस्पृश्यता विरोधी कई संगठन स्थापित किए थे। अस्पृश्यों को उन्होंने हरिजन का नाम दिया था और इसी नाम की एक पत्रिका निकाली थी। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने तथाकथित अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा की थी। राष्ट्रीय नेताओं ने सरकार की इस नई घोषणा का विरोध किया और गांधी जी उस समय जेल में थे। ठीक है, उन्होंने जेल में इस निर्णय के विरुद्ध अनशन आरंभ कर दिया था। गांधी जी ने कहा था, मैं चाहता हूं कि अस्पृश्यता का जड़ मूल से उच्छेदन हो। इसी के लिए मेरा जीवन समर्पित है और इसके लिए जीवन त्यागने में मुझे प्रसन्नता होगी। अंततः एक समझौता हुआ। इसके अंतर्गत पृथक निर्वाचन के निर्णय को वापस लिया गया। उसी के साथ यह तय हुआ कि तथाकथित अस्पृश्य जातियों के लोग के लिए पर्याप्त प्रतिनिधि की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन और दलित वर्गों का संगठन भारतीय समाज के दलित समुदाय को उद्धार के लिए कार्य करते थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और विश्व क्या था? तो राष्ट्रीय आंदोलन ने भारत की दुनिया की घटनाओं और विचारों से प्रेरणा ग्रहण की थी और दूसरे कई देशों के लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए सहयोग दिया था और दूसरे देशों में भारतीयों ने स्थानीय लोगों की मदद से संगठन स्थापित किया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय मांगों के हेतु प्रबुद्ध अंग्रेजों का समर्थन जुटाने के लिए 20वीं शताब्दी के अंतिम दौर में इंग्लैंड में एक संगठन स्थापित किया था। बाद में ब्रिटेन, संयुक्त अमेरिका और अन्य देशों में इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, ब्रिटेन के इंडिया लीग के साथ अनेक मजबूत समाजवादी नेता विचारक संबंधित रहे। ठीक है, भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश जनता का सहयोग प्राप्त करने में भी के कृष्ण मेनन ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसने किसी भी अन्य देश या ब्रिटेन की जनता के विरुद्ध घृणा पैदा नहीं की। इसका महान श्रेय गांधी जी को जाता है, जिन्होंने प्रेम व विश्व बंधुत्व का प्रचार किया और घृणा पर आधारित कार्यों की निंदा की थी। भारतीय जनता ने अपने संघर्ष को अन्य लोगों द्वारा स्वाधीनता, जनतंत्र और सामाजिक समानता के लिए किए गए संघर्ष का एक भाग समझा। भारतीय जनता में अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करने में जवाहरलाल नेहरू ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्होंने भारतीय जनता को विश्व में हो रहे विकास से अवगत कराया तथा आज़ादी और जनतंत्र के लिए लड़ रही दूसरे देशों की जनता के साथ संबंध स्थापित किए। उन्होंने कहा था कि आज़ादी अविभाज्य है, अर्थात किसी भी देश की आज़ादी तब तक सुरक्षित नहीं रह सकती जब तक प्रत्येक राष्ट्र आज़ाद न हो। इसी प्रकार जनतंत्र खुशहाली तथा शांति अविभाज्य है। राष्ट्रीय आंदोलन ने दूसरे लोगों के संघर्ष के साथ संबंध जोड़े तथा 1927 में पीड़ित समुदायों के लिए कांग्रेस ने ब्रुसेल्स में एक बैठक आयोजित की, जिनमें जवाहरलाल नेहरू ने भाग लिया था। लीग अगेंस्ट इंपीरियलिज्म, साम्राज्यवाद विरोधी संघ नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई, जिसने साम्राज्यवाद को सर्वत्र समाप्त करने के प्रयास किए। अनेक विश्वविख्यात हस्तियां और कई देशों की आज़ादी के आंदोलनों के नेता लीग से जुड़ गए और इनमें अल्बर्ट आइंस्टीन तथा जियोलॉजी क्यूरी जैसे वैज्ञानिक और मैक्सिम गोर्की जैसे साहित्यकार भी जुड़े थे। कांग्रेस भी इस लीग से जुड़ी हुई थी। जापान अब एक साम्राज्यवादी शक्ति बन गया था, जिसने 1931 में चीन पर आक्रमण किया। भारतीय राष्ट्रवादियों ने जापान के विरुद्ध चीनी जनता का समर्थन किया। उन्होंने जापानी वस्तु का बहिष्कार करने को कहा। इस आक्रमण के बाद भारतीय चिकित्सकों का एक दल चीन गया और उसने वहां की जनता के कष्ट निवारण के लिए काम किया। ठीक है, इसी समय एक हिंसात्मक आंदोलन का उदय हुआ और जो खुले तौर पर जनतंत्र तथा मानव समानता का विरोधी और युद्ध का पोषक था। उसे फासिस्ट आंदोलन कहते हैं। इटली और जर्मनी में फासिस्ट सरकारें बनी और इन सरकारों ने अपनी जो जनता के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई की और जनता के मूलभूत अधिकार छीन लिए गए। ठीक है, हिटलर जर्मनी में सत्तारूढ़ हुआ था और उसने यहूदियों का संपूर्ण विनाश आरंभ कर दिया था। अन्य देशों के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाने में जापान भी इटली और जर्मनी के साथ मिल गया। स्पेन के फासिस्टों ने वहां की जनतांत्रिक सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। इटली और जर्मनी ने स्पेन के फासिस्टों को सक्रिय मदद की। इससे सारी दुनिया की जनता में रोष फैल गया। भारत के राष्ट्रवादी नेता अन्य देशों की आज़ादी और शांति के लिए फासिज्म के खतरे को समझते थे। उन्होंने फासिज्म के विरुद्ध
लड़ रही स्पेन वासियों जनता का समर्थन किया और भारत सहित कई देशों के लोग स्पेन वासियों के साथ मिलकर उनकी आज़ादी के लिए लड़ने हेतु स्पेन गए। जवाहरलाल नेहरू तथा पीके कृष्ण मेनन भी स्पेन गए और उन्होंने वहां की जनता को भारतीय जनता के सहयोग का आश्वासन दिया। इटली ने अबिसिनिया इथोपिया का पर आक्रमण कर दिया। पश्चिमी देशों के साथ आपसी सहमति करके हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने पश्चिम देशों के तानाशाह की तुष्टीकरण की नीति की निंदा की। इटली के तानाशाह मुसोलिनी ने नेहरू से मिलने की इच्छा रखी तो नेहरू ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। वैश्विक स्तर पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की थी। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने फिलिस्तीन की जनता की आज़ादी के संघर्ष में समर्थन दिया था। 1935 का कानून और राष्ट्रीय आंदोलन तो कांग्रेस के केवल तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया और कांग्रेस ने घोषणा की कि देश की सरकार का संविधान किस तरह का हो उसका निर्णय केवल भारत की जनता ही कर सकती है। सरकार ने कांग्रेस की मांग की उपेक्षा की और अगस्त 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार भारत एक संघर्ष राज्य बनेगा यदि 50% रियासतें इसमें शामिल हो जाए। एक्ट ने भारत को स्वतंत्र उपनिवेश के स्वरूप में की सरकार देने का उल्लेखनीय किया। 1935 के कानून तत्कालीन स्थिति में बेहतर था। उसने प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था लागू कर दी। प्रांतीय सरकार के मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी हो गया और विधानसभा के अधिकारों को भी बढ़ा दिया गया परंतु मताधिकार सीमित था। ठीक है। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार ब्रिटिश सरकार के हाथों में रहा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लखनऊ में 1936 में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में 1935 के एक्ट को अस्वीकार कर दिया गया और अधिवेशन में संविधान सभा गठित करने की मांग की गई तथा 1937 में होने वाले प्रांतीय चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया गया। अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि वह एक्ट को वापस लेने की मांग करेगी। चुनावों में कांग्रेस की भारी विजय हुई। 5 प्रांतों में उसे पूर्ण बहुमत मिला और तथा 3 अन्य प्रांतों में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई। मुस्लिम लीग ने जो अपने को सभी मुसलमानों का प्रतिनिधि संगठन मानती थी उसके लिए स्वचित स्थानों में से 1/4 से भी कम स्थान प्राप्त हुआ। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में जहां अब्दुल गफ्फार खां के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन अत्यंत शक्तिशाली हो गया था वहां मुस्लिम लीग ने एक भी स्थान प्राप्त नहीं किया। हिंदू सांप्रदायिक दलों की समाप्ति हो गई। कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेसी मंत्रिमंडल बनाए और उनसे 2 अन्य प्रांतों में अन्य दलों को सहायता से सरकार बनाई। केवल 2 प्रांतों में ही गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना और कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने कुछ ही अच्छे कार्य भी किए थे। कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने शिक्षा का प्रसार किया और किसानों की हालत में सुधार किया। उन्होंने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया और समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा दिया। इन मंत्रिमंडलों ने भारतीय रियासतों की जनता को प्रभावित किया। राजाओं नवाबों के निरंकुश शासन में कष्ट भोग रही जनता ने देखा कि भारत के कई प्रांतों की सरकार जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जा रही है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे कई नेता कांग्रेस के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत मंत्रिमंडल बनाने के विरोधी थे। देश में किसानों और मजदूरों के संगठनों का प्रभाव बढ़ गया था। आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रभाव भी बढ़ गया था। ठीक है। क्रांतिकारी समाजवादी आरएसपी तो संस्थापक योगेश चंद्र चटर्जी थे। इसके संस्थापना 19 मार्च 1940 को हुआ था। बंगाल में उद्देश्य था अंग्रेजों की शक्ति भारत से बाहर निकाल कर देश में समाजवाद की स्थापना करना और इस पार्टी ने त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस का समर्थन तथा भारत छोड़ो आंदोलन का स्वागत किया था। इस समय तक कम्युनिस्ट पार्टी काफी मजबूत हो गई थी। इस प्रकार उन लोगों का प्रभाव बढ़ गया था जो ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता करने के पक्ष में नहीं थे। वे पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में थे और इसके लिए आंदोलन करना चाहते थे। सुभाष चंद्र बोस 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए एक धर्मवादी नेता पट्टाभाई सीताराम मैया के विरुद्ध पुनः चुनाव लड़े और विजय हुए परंतु उन्होंने जल्द ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया और बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक 1913 में स्थापना कर दी। फॉरवर्ड ब्लॉक तो इसके संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। इसकी स्थापना 3 मई 1939 को मुकर उन्नाव में हुआ था। उद्देश्य था सभी साम्राज्यवाद विरोधी शक्तियों को संगठित करना और अनिवार्य संघर्ष की पूर्ति हेतु तत्पर करना। अन्य सदस्य तो देवव्रत विश्वास महासचिव थे। विशंबर दयाल त्रिपाठी आपके राष्ट्रीय महामंत्री थे और स्वामी सदानंद आपके यहाँ पर सहयोगी थे। ठीक है। यहाँ पर पढ़ेंगे प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी उपाधियाँ क्या थी। तो महात्मा उपाधि तो महात्मा गांधी को मिला था और उपाधि दिया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता तो महात्मा गांधी को मिला था ये और सुभाष चंद्र बोस ने दिया था ये उपाधि। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को प्राप्त था ये और ये महात्मा गांधी ने दिया था। सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था और ये बरदोली की महिलाओं ने इन्हें दिया था। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था
महात्मा गांधी के द्वारा, विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद, महाराजा खिचड़ी के द्वारा ये उपाधि दिया गया था विवेकानंद का। राजा, तो राजा राम मोहन राय, तो ये अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था राजा का उपाधि राम मोहन राय को। जगत गुरु, तो हरि विजय सूरी, तो हरि विजय सूरी ये आपका जो है उपाधि जगत गुरु का अकबर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। कंठा भर वाणी, तो कंठा भरन वाणी, ये आपका तानसेन को मिला था उपाधि अकबर के द्वारा। कायदे आजम, तो मोहम्मद अली जिन्ना को दिया गया था उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा। और द दंगन फकीर, महात्मा गांधी को ये उपाधि मिली थी चर्चिल के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर जो यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।